सुप्रभात बच्चों। सुप्रभात गुरुजी। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कृतिका भाग 2 में संकलित अध्याय 2 जॉर्ज पंचम की नाक। प्रस्तुत पाठ के लेखक कमलेश्वर जी हैं। उन्होंने इस पाठ में दर्शाया है कि महारानी एलिजाबेथ भारत के दौरे पर आ रही हैं। उनके स्वागत की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, लेकिन एक कमी है, वो यह कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक नहीं है। जॉर्ज पंचम की बिना नाक वाली मूर्ति को देखकर महारानी क्रोधित हो जाएंगी। इसके लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बैठाई गई और समाधान निकालने का प्रयास किया गया। यही पाठ का सार है और पाठ का सार इस प्रकार है। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेगी। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। आखिर कोई मजाक तो था नहीं। जमाना चूंकि नया था, फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरों की एक फौज तैयार हो रही थी। इंग्लैंड के अखबारों की कतरने हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया गया है, कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी, प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियां देखने में आई। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप गई। बड़ी धूमधाम थी, बड़ा शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था और गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। इन अखबारों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपए का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी। अभी तक इस अध्याय में आपने देखा कि महारानी एलिजाबेथ के स्वागत के लिए तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं। महारानी एलिजाबेथ की पूरी जन्मपत्री अखबार में छपी है और वह उनके रिश्तेदारों के कारनामे और उनकी जीवनियां भी अखबारों में छपी हुई है। यह देखने में आया है कि 5,000 रुपए का रेशमी सूट पहनकर वो पालम हवाई अड्डे पर उतरेंगी। अब आगे क्या होता है और किस प्रकार रानी का स्वागत होता है, जानने के लिए अध्याय को आगे पढ़ते हैं। उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए, कुछ क्या बहुत कुछ होना चाहिए, जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं। उसकी शान शौकत के क्या कहने, और वही रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसाख्ता मुंह से निकल गया, वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। और देखते देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई। इमारतों ने नाजनीनों की तरह श्रृंगार किया, लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी। वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव किए थे,
चंदा जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी, अखबारों के पन्ने रंग गए। अब आपने देखा कि महारानी एलिजाबेथ के स्वागत के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी थी, लेकिन एक कमी रह गई थी और वह कमी थी जॉर्ज पंचम की नाक, जो कि एक बहुत बड़ी मुसीबत थी। बार बार इसके लिए प्रस्ताव पास किए गए, नेताओं ने भाषण दिए, लेकिन अभी भी इसमें जो कमी रह गई थी कि जॉर्ज पंचम की नाक नहीं लगी थी। अब आगे बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए, और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में, और ज्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियार बंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी, और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शानो शौकत के साथ उतारकर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा। उसी जमाने में यह हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। हथियार बंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। रानी आए और नाक न हो, एकाएक परेशानी बढ़ी, बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। देश के खैर ख्वाबों की एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। वहां सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। अब आपने देखा कि जाट पंचम की नाक के विषय के लिए विभिन्न राजनीतिक आंदोलन हुए और मीटिंग हुई, और यह निष्कर्ष निकाला गया, अगर जॉर्ज पंचम की नाक नहीं लगी तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी, अर्थात हमारी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। इसलिए इसका समाधान निकालना जरूरी था। इसके लिए विभिन्न सभासदों की मीटिंग बुलाई गई, और देखते हैं आगे होता है क्या इसका कोई समाधान निकल पाता है या नहीं। इसको हल जानने के लिए हम इस अध्याय को आगे बढ़ते हैं। उच्च सतर पर मशवरे हुए, दिमाग खरोचे गए, और यह भी तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत जरूरी है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वह फौरन दिल्ली में हाजिर हो। मूर्तिकार यूं तो कलाकार था, पर जरा पैसे से लाचार था। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे। अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर, कुछ लटके, कुछ उदास और कुछ बदहवास थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज सुनाई दी, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहाँ बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। एक ही नजर ने दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। खैर, मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चिरे गए, पर कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान दिया, सर मेरी खता माफ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। अब आपने देखा कि मीटिंग में फैसला लिया गया कि किसी मूर्तिकार को बुलाया जाए। एक मूर्तिकार बुलाया गया, वो थोड़ा सा लालची था। उसने सबके चेहरे पढ़े और ये कहा कि यह पता लगाइए कि ये मूर्ति कहाँ बनी थी। क्लर्क से फोन किया गया, लेकिन क्लर्क ने बताया कि इसके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है। अब देखते हैं आगे होता है क्या कोई इसका समाधान निकल पाता है या नहीं। जानने के लिए इस अध्याय को आगे पढ़ते हैं। हुक्कामों के चेहरे पर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे यह काम दे दिया गया कि जैसे भी हो यह काम होना चाहिए।
इस नाक का दारोमदार आप पर है। आखिरकार मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए। मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आ गई। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज है जो हिंदुस्तान में नहीं मिलती? हर चीज इस देश के गर्भ में छिपी है। जरूरत खोज करने की है। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला जमाना खुशहाल होगा। यह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वह हताश लौटा। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उसने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है। अब आपने देखा कि फिर से सभी के चेहरों पर उदास थी। इसका कोई समाधान नहीं निकल पा रहा था। आखिरकार मूर्तिकार को फिर से बुलाया गया और बताया कि इसके पत्थर की किस्म का सही पता नहीं चला है। मूर्तिकार ने कहा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं हिंदुस्तान के हर कोने में जाऊंगा और यह ढूंढ निकालूंगा कि किस किस्म का पत्थर प्रयोग किया गया है। एक नेता ने कहा, बिल्कुल सही है। हिंदुस्तान के गर्भ में हर चीज छिपी हुई है, बस उसको निकालने की जरूरत है, ढूंढने की जरूरत है। देखते हैं क्या वो उस पत्थर को निकाल पाता है, ढूंढ पाता है कि किस किस्म का पत्थर मूर्ति में प्रयोग किया गया है। क्या जाट पंचम की नाक लग पाएगी या नहीं? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए इस अध्याय को आगे पढ़ते हैं। सभापति ने तैस में आकर कहा, लानत है आपकी अकल पर। विदेशों की सारी चीज हम अपना चुके हैं, दिल दिमाग, तौर तरीके और रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता? मूर्तिकार चुप खड़ा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूंगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक न पहुंचे। सभापति की आंखों में चमक आई। चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं। अगर इजाजत हो और आप लोग ठीक समझें तो मेरा मतलब यह है तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। सबने सबकी तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से। और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वह बंबई गया। दादा भाई नारोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, शिवाजी, कामस जी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा। अब आपने देखा कि फिर से सभा बुलाई गई और मूर्तिकार ने कहा कि कहीं भी इस तरह की नाप की कोई नाक नहीं मिली है। फिर सभी परेशान हो गए। मूर्तिकार ने कहा कि इसका एक और हल है, अगर आप इजाज़त दें तो सभा सदस्यों ने कहा, बिल्कुल इजाज़त है। तो उसने कहा, देखते हैं हम कि हमारे देश में भी विभिन्न नेताओं की, जैसे दादा भाई नारोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी आदि की मूर्तियां लगी हुई हैं। हम उनकी नाक उतार कर जॉर्ज पंचम की नाक लगा सकते हैं। तो देखते हैं क्या वो फिट बैठती है या नहीं, या कोई और नेता की नाक उन पर फिट बैठेगी। जानने के लिए इस अध्याय को आगे पढ़ते हैं। फिर उन्होंने गुजरात की तरफ मुंह किया और गांधी जी, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और बंगाल की ओर चला। गुरुदेव रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा। नाप जोख की और बिहार की तरफ चला। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया।
चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा, सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल बयां की, पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया, सब मूर्तियां देख आया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली। सुनकर सब हताश हो गए, झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने ढाढ़स बंधाते हुए आगे कहा, सुना है कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं। शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए। यह सोचकर वहां भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाक भी इससे कहीं बड़ी बैठती है। अब बताइए मैं क्या करूं। इस गद्यांश में आपने देखा कि मूर्तिकार ने सभी नेताओं की मूर्तियों का नाप लिया, उनकी नाप नापी, लेकिन सभी की नाप जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी। फिर 1942 में शहीद हुए बच्चों की नाक को नापा गया, लेकिन वो नाकें भी जॉर्ज पंचम की नाक से कहीं बड़ी थी। तो अब चिंता हो गई थी। अब मूर्तिकार बोला, सोचो अब मैं क्या बताऊं, क्या करूं, इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। देखते हैं आगे क्या और कोई समाधान हो पाएगा, या रानी एलिजाबेथ आएगी, मूर्ति को देखकर क्रोधित हो जाएगी। जानने के लिए इस अध्याय को आगे पढ़ते हैं। अब आगे। राजधानी में सब तैयारियां थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया गया था, रोगन लगाया गया था, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। बात फिर बड़े हुकामों तक पहुंची, बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम के नाक न लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का मतलब क्या। यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई, लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। एक हैरत अंगेज ख्याल उनके दिमाग में कौंधा और उसने पहली शर्त दोहराई। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए और फिर मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। चूंकि नाक लगना एकदम जरूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं, यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपका सिर्फ इजाजत देना काम है। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाजत दे दी गई। अब मूर्तिकार ने अंत में बताया, चाहे नेताओं व बच्चों की नाक जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर फिट न हो, लेकिन इसका समाधान और है। सभी हैरान रह गए। तो उसने बताया कि इसका एक आसान तरीका है। भारत के 40 करोड़ लोगों में से किसी एक जिंदा नाक को काटकर जॉर्ज पंचम की मूर्ति को लगा दी जाए। तो बस आपकी इजाजत की जरूरत है, आप बस इजाजत दीजिए। क्या वो इजाजत देते हैं? क्या जिंदा नाक मूर्ति पर लगाई जाती है? क्या होता है, जानने के लिए इस अध्याय को हम आगे पढ़ते हैं। अगले दिन अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियार बंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी रबाब निकाली गई और ताजा पानी डाला गया, ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने न पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। यह सब तैयारियां भीतर भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नजदीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लगाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, वह उसे दे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक खास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। और वह दिन आया, जॉर्ज पंचम के नाक लग गई। सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लग गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती।
देखिए, अंत में नाक का समाधान कर दिया गया। 40 करोड़ भारतीयों में से एक जिंदा नाक को काटा गया और जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगा दिया गया, जो कि बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण था। देखते हैं जब अगले दिन रानी एलिजाबेथ आती है, नाक को देखकर खुश होते हैं या क्रोधित होती है, क्या होता है जानने के लिए इस अध्याय को आगे बढ़ते हैं। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी। उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मान पत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताजा चित्र नहीं छपा था। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, और वह भी बुद्ध के लिए। उस दिन अखबारों में कोई खबर नहीं छपी थी, कोई देश में उद्घाटन नहीं हुआ था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, किसी का कोई अभिनंदन नहीं हुआ था और न ही किसी को मान पत्र दे दिया गया था। और सभी अखबार खाली थे और ये सब नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, वह भी बुद्ध के लिए। एक नाक के लिए भारतीयों की नाकों को काटा गया। ये बहुत बड़ा व्यंग्य जो है कमलेश्वर जी ने इस पाठ के माध्यम से किया है कि किस प्रकार भारतीय अंग्रेजों की चापलूसी करते थे। यह पाठ शासन तंत्र पर भी करारा व्यंग्य है। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। जय हिंद।